नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, हजारों साल पीछे रामायण की दुनिया में। जी। लेकिन सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम एक खास पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी बहुत कौतूहल जगाता है, उड़ने वाली मशीनें। बिल्कुल। और खास तौर पर पुष्पक विमान। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो इसी विमान पर केंद्रित है। हाँ, मतलब वो कैसा था, उसका इतिहास क्या था और वो स्रोत उसे कैसे देखता है, उसका क्या महत्व बताता है। तो यही मिशन है आज का, इस स्रोत के नजरिए को टटोलना। ये स्रोत क्या कहता है पुष्पक विमान के बारे में, क्या चीजें हैं जो इसे खास लगती हैं, और आखिर में ये स्रोत हमें बताता क्या है, मतलब क्या निष्कर्ष निकालता है। सही कहा। और ये साफ कर देना जरूरी है कि हम बस वही बता रहे हैं जो उस स्रोत में है, हमारी अपनी कोई व्याख्या नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे विचार से जो अपने आप में काफी सोचने वाला है। एक ग्रंथ हजारों साल पुराना, और उसमें जिक्र है एक ऐसी मशीन का जो उड़ती थी। और सिर्फ उड़ती नहीं थी, अपने आप चलती थी और जहां चाहो मन की गति से वहां पहुंच जाती थी। ये तो कमाल की कल्पना है। बिल्कुल। और यही बात हमें मजबूर करती है कि स्रोत के विवरणों को और ध्यान से देखें। स्रोत के मुताबिक इसकी अपनी एक कहानी है, ये कहीं से अचानक नहीं आ गया। अच्छा, तो कहाँ से आया ये? स्रोत इसकी शुरुआत कहाँ से बताता है? किसका था ये विमान? देखिए, स्रोत में जो लिखा है उसके हिसाब से ये विमान असल में धन के देवता कुबेर उनका था। कुबेर का? जी। उनके ऐश्वर्य का, उनकी शक्ति का प्रतीक था एक तरह से। अच्छा, कुबेर का विमान। लेकिन रामायण में तो हम इसे रावण के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं, तो ये कुबेर से रावण तक कैसे पहुंचा? क्या कहता है स्रोत? हाँ, स्रोत ये साफ बताता है कि रावण ने इसे कुबेर से छीना था, बलपूर्वक। ओहो। तो ये सिर्फ एक विमान नहीं रह गया था फिर। रावण के लिए ये अपनी ताकत दिखाने का, दूसरों पर अपना दबदबा जाहिर करने का एक जरिया बन गया था। स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। अच्छा, तो ये पावर सिंबल भी था एक तरह का, ताकत के बल पर हासिल किया गया। ये जानना भी जरूरी है। अब आते हैं उन चीजों पर जो इसे इतना असाधारण बनाती हैं, जैसा स्रोत बताता है। कौन सी बातें हैं जिन पर स्रोत सबसे ज्यादा जोर देता है? स्रोत कई चीजें गिनाता है, पर शायद सबसे चौंकाने वाली बात जिस पर स्रोत बार बार ध्यान खींचता है वो है इसका स्वचालन। स्वचालन मतलब ऑटोमेटिक, इसे चलाने के लिए कोई चाहिए ही नहीं था। जी हाँ। स्रोत जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है उनका मतलब यही निकलता है कि इसे चलाने के लिए कोई सारथी, कोई पायलट, कोई क्रू नहीं चाहिए था। कमाल है। ये अपने आप ही चलता था। और ये विचार कि हजारों साल पहले कोई ऐसी चीज सोच सकता था या लिख सकता था, ये स्रोत के लिए बहुत बड़ी बात है। वो इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। बिना किसी इंसान के चलने वाला विमान, ये तो आज की सेल्फ ड्राइविंग कार्स या वो जो ऑटोनोमस ड्रोन्स होते हैं वैसी कोई बात लगती है। हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत इसकी क्षमताओं के बारे में और क्या बताता है? सिर्फ ऑटोमेटिक होना ही था या कुछ और भी? ऑटोमेटिक तो था ही, पर स्रोत इसके साइज और अंदर के बारे में भी बताता है। कहता है कि काफी बड़ा था। अच्छा। हाँ, कई यात्री आराम से बैठ सकते थे, कुछ छोटी मोटी चीज नहीं थी। और सिर्फ बड़ा ही नहीं, स्रोत कहता है इसमें शानदार सजावट और आरामदायक सीटें भी थी। मतलब ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ये तो लग्जरी ट्रैवल था। बिल्कुल। स्रोत इसे ऐश्वर्य और आराम का भी प्रतीक मानता है। लेकिन इसकी जो क्षमता स्रोत को सबसे ज्यादा अद्भुत लगती है वो है इसकी स्पीड और वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का तरीका। स्पीड कितनी तेज? स्रोत कुछ अंदाजा दे देता है? कोई तुलना? नहीं, स्रोत स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा या वैसे नहीं मापता। वो एक बहुत ही अजीब सी बात कहता है यह विमान मन चाहे स्थान तक तुरंत पहुंच सकता था। तुरंत? हाँ, तुरंत। इस शब्द पर स्रोत का खास जोर है। तुरंत मतलब एकदम से, पलक झपकते ही। ये तो स्पीड से भी आगे की बात हो गई। इंस्टेंटेनियस ट्रैवल जैसा कुछ। ये तो आज के विज्ञान के भी परे लगता है। स्रोत इसे कैसे समझाता है, इस तुरंत पहुंचने को? स्रोत इसे विमान की सबसे खास, लगभग जादुई क्षमता बताता है। इसे कोई मुहावरे की तरह नहीं, बल्कि विमान के काम करने के तरीके की तरह बताया गया है। अच्छा। यही तुरंत पहुंचने वाली बात है जो स्रोत के हिसाब से इसे सबसे अलग और रहस्यमय बनाती है। स्रोत हमें इस पे सोचने को कहता है। ये तो वाकई अविश्वसनीय लगता है।
तो अब तक हमने स्रोत के हवाले से देखा, ये कुबेर का था, रावण ने छीना, ऑटोमेटिक था, आलीशान था और सबसे बड़ी बात कहीं भी पल भर में पहुंच जाता था। ठीक है, अब रामायण की कहानी में खासकर लंका जीतने के बाद इसकी क्या भूमिका रही? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, स्रोत यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना पर फोकस करता है। जब राम जी ने रावण को हरा दिया, लंका जीत ली, तो अयोध्या वापस जाने के लिए इसी पुष्पक विमान का इस्तेमाल हुआ था। हाँ, ये तो रामायण का बहुत जाना माना हिस्सा है। जी। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और वो वानर सेना के मुख्य लोग सब इसी से अयोध्या लौटे थे। स्रोत इसे कैसे देखता है? स्रोत इसे सिर्फ एक यात्रा की तरह नहीं देखता, वो इसे विमान की कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जो विमान पहले रावण की मतलब गलत तरीके से हासिल की गई शक्ति का प्रतीक था, वही विमान अब धर्म की जीत के बाद नायक को, राम जी को, उनकी राजधानी वापस ले जा रहा है। तो स्रोत के अनुसार ये विमान के किरदार में एक बदलाव दिखाता है जो कहानी के बड़े नैतिक संदेश से जुड़ा है। ये दिलचस्प नजरिया है। मतलब विमान सिर्फ एक मशीन नहीं, कहानी का हिस्सा बन गया, नैतिकता का भी एक्टिव रोल था उसका। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जहां स्रोत थोड़ा और सोचने पर मजबूर करता है। इस प्राचीन वर्णन की तुलना आज की टेक्नोलॉजी से करने की कोशिश, ये कैसे की गई है तुलना? हाँ, यहीं पर स्रोत एक सवाल खड़ा करता है। वो सीधा दावा नहीं करता, पर एक संभावना की ओर इशारा करता है। क्या? कुछ इस तरह से कहता है, जरा सोचिए, हजारों साल पहले एक ऐसे यान के बारे में सोचना या लिखना जो उड़े, तेज चले, अपने आप चले, क्या ये आज की ड्रोन टेक्नोलॉजी या वो जो भविष्य में एयर टैक्सी आने की बात हो रही है, उसकी तरफ कोई संकेत नहीं है? अच्छा, तो स्रोत ये नहीं कह रहा कि पुष्पक विमान ही आज का ड्रोन है, बस ये कह रहा है कि दोनों के आइडिया में कुछ समानताएं हैं, उन पर गौर करो। बिल्कुल सही। वो इसे एक प्रश्न की तरह रखता है, सोचने के लिए एक बिंदु कि क्या पुराने ग्रंथों में लिखी बातें जिन्हें हम सिर्फ कल्पना समझते हैं, उनमें भविष्य की टेक्नोलॉजी के बीज हो सकते हैं? वो समानताएं, उड़ना, ऑटोमेटिक होना, तेजी, स्रोत इन्हीं पर ध्यान दिलाता है, एक तुलनात्मक तरीके से। हाँ, ये समझना जरूरी है कि स्रोत यहाँ एक इंटरप्रिटेशन दे रहा है, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं बता रहा, वो बस सोचने को उकसा रहा है। जी, ये बारीकी जरूरी है। स्रोत का मकसद है कि पाठक खुद सोचे, अपने निष्कर्ष निकालें। एक डायलॉग शुरू करना चाहता है वो, पुराने विवरण और नई तकनीक के बीच। ठीक है, तो इन सब बातों के बाद विमान की कहानी, उसकी खासियतें, उसकी भूमिका और ये आधुनिक तकनीक से तुलना वाला विचार, इन सब के बाद स्रोत आखिर में पुष्पक विमान के बारे में कहता क्या है, उसका फाइनल टेक क्या है? यहीं पर स्रोत अपना सबसे मजबूत दावा पेश करता है। वो इसे सिर्फ एक पौराणिक कहानी या मिथक या कवि की कल्पना मानने से इनकार करता है। तो फिर क्या मानता है? स्रोत के शब्दों में कहें या कम से कम उसके भाव को समझें तो वो कहता है, पुष्पक विमान सिर्फ कथा नहीं है, ये प्रमाण है। प्रमाण मतलब सबूत, एविडेंस। हाँ, प्रमाण है कि हमारे ऋषि मुनि विज्ञान और तकनीक की गहराइयों को हजारों साल पहले ही समझ चुके थे। अरे, ये तो बहुत बड़ा दावा है। प्रमाण, तो स्रोत इसे प्राचीन भारत के एडवांस साइंटिफिक नॉलेज का पक्का सबूत मानता है। इसका आधार क्या बताता है स्रोत? अच्छा, स्रोत का अंतिम निष्कर्ष यही लगता है। वो प्रमाण शब्द इस्तेमाल करके अपनी बात को वजन देता है और उसका तर्क शायद इस बात पे टिका है कि विमान का वर्णन इतना डिटेल्ड और टेक्निकल है, जैसे ऑटोमेशन, मन की गति से यात्रा, अंदर की सजावट, कि ये सिर्फ हवाई कल्पना नहीं हो सकती। अच्छा, स्रोत के अनुसार इस तरह के डिटेल्स किसी न किसी असली ज्ञान या कम से कम एक बहुत ही विकसित थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं। तो स्रोत का लॉजिक ये है कि वर्णन इतना स्पेसिफिक है कि वो सच ही होगा या किसी ज्ञान पर आधारित होगा, कि जो बातें आज हमें अविश्वसनीय लगती हैं वो उस समय की हकीकत या सोची समझी तकनीक थी। हाँ, स्रोत का नजरिया काफी हद तक यही है। वो पुष्पक विमान के वर्णन को प्राचीन भारतीय विचारकों की असाधारण बुद्धि और वैज्ञानिक समझ का एक जीता जागता उदाहरण मानता है। स्रोत ये मानता है कि वो लोग अपने समय से बहुत आगे थे। वो ऐसे सिद्धांत समझते थे जिन्हें शायद हम आज फिर से खोज रहे हैं। तो विमान इस नजरिए से उस प्राचीन ज्ञान और क्षमता का प्रतीक बन जाता है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही विचारोत्तेजक व्याख्या है जो स्रोत हमारे सामने रख रहा है। इसने हमें पुष्पक विमान की कई परतें दिखाई। हाँ, उसकी शुरुआत कुबेर से हुई,
फिर रावण ने उसे छीना, फिर भगवान राम ने उसका इस्तेमाल किया। जी, और हमने स्रोत के जरिए उसकी वो कमाल की क्षमताएं समझी, खासकर वो ऑटोमेटिक होना और वो तुरंत कहीं भी पहुंच जाना। वो तो वाकई हैरान करने वाली बात है। हाँ, और वो कितना आलीशान था ये भी देखा। बिल्कुल। और ये भी देखा कि स्रोत कैसे इस पुरानी कहानी को आज की टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन या एयर टैक्सी से जोड़ने की कोशिश करता है, भले ही एक सवाल के तौर पर। हाँ। तो अंत में जो मुख्य संदेश स्रोत देना चाहता है वो यही है कि पुष्पक विमान सिर्फ कल्पना नहीं है। ये प्राचीन भारत के गहरे ज्ञान और शायद उनकी तकनीकी उन्नति का एक अहम संकेत हो सकता है। उनके ज्ञानियों की वैज्ञानिक समझ का प्रमाण, जैसा कि स्रोत जोर देकर कहता है। जी। तो ये थी पुष्पक विमान की कहानी और उसकी व्याख्या, जैसा हमारे स्रोत ने हमें बताया। ये वाकई हमें इतिहास, मिथक और तकनीक के बीच के रिश्तों पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी ख्याल छोड़ सकते हैं जो सीधे स्रोत की भावना से ही जुड़ा है, एक तरह का सोचने का सूत्र। हाँ, स्रोत के अंत में कुछ ऐसा है जो इस पूरे बातचीत को एक रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ता है, एक नया एंगल देता है सोचने के लिए। हाँ, स्रोत कुछ इस तरह का सुझाव देता है, मतलब उसका भाव ये है, तो अगली बार जब आप आसमान में कोई हवाई जहाज देखें, उसकी टेक्नोलॉजी को देखकर अचंभा करें, तो एक पल के लिए जरा रामायण के पुष्पक विमान की इस कहानी को भी याद करें। ये एक दिलचस्प बात है। ये हमें रोज की चीजों को भी एक बड़े दायरे में देखने के लिए कहती है। क्या वाकई हजारों साल पुरानी कहानियों में, जैसा ये स्रोत दावा कर रहा है, भविष्य की झलकियां या कोई भूला हुआ अतीत छुपा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सबके लिए अलग हो, लेकिन ये स्रोत हमें इस सवाल पर सोचने के लिए तो जरूर कहता है।